हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका आज के हमारे सेशन में। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 9 बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आज हम दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 2 तो गारंटीड खत्म होगा ही होगा। बचे हुए समय में हम चैप्टर 4 खत्म कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ईश्वर की इच्छा। आज का एजेंडा है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। और कल यानी कि शुक्रवार शाम 5 बजे हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इससे पहले कि हम आज का चैप्टर शुरू करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपको याद होगा कि टोटल हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट करे थे कवर, उनमें ये 69 कॉन्सेप्ट थे, आपने देखा होगा। और इन 69 कॉन्सेप्ट के बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। एमसीक्यू हो या फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, यू विल बी एबल टू डू दिस। और आज बारी है हमारे इस चैप्टर नंबर 2 की। सब कुछ सही है, प्लीज कंफर्म करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, विल स्टार्ट विद द सेशन। इस सब्जेक्ट की अच्छाई ये है कि इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। इस सब्जेक्ट की अच्छाई ये है कि ये बहुत स्कोरिंग है। और इस सब्जेक्ट की बुराई ये है कि बच्चे इसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर फेल हो जाते हैं। तो हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें वो सब कुछ करके जाना है जो आज हमें सिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों? तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म करें। वैसे तो मैं काफी देर से बोल रहा हूं, लेकिन आपका ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी का एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, बस फिर उसके बाद हम अपने सेशन की शुरुआत करें। लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम। प्लीज चेक करें। हाँ जी दोस्तों, ऑल क्लियर। चलिए, लेट अस सी व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? यहां पर आपके सामने तीन चीजों को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया है। तीन चीजें जिनको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया, वो क्या है? ध्यान से देखेंगे। पहला कंडीशंस, दूसरा इवेंट और तीसरा इन्फ्लुएंसेस इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कीवर्ड जो तीन है, उनको आपने याद करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये तीन चीजें आपको बिल्कुल याद करके जानी है। अगर आपने कोई भी निबंध लिखना शुरू किया तो निबंध से पहले ये तीन वर्ड लिखने आपको। एनवायरमेंट मतलब थ्री थिंग्स, राइट? ओके, मन चौहान कह रहे हैं, गुड, थैंक यू मन। बहुत ध्यान से समझें कि पहला, दूसरा और तीसरा ये कंपोनेंट है एनवायरमेंट के। लेकिन हाँ, याद रखना है कि ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। Then we have why it is important to analyze the environment. Environment को एनालाइज करने से क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? तुम अपने एक्शन डिसाइड कर पाओगे, तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदल पाओगे, तुम अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को फिक्स कर पाओगे, यानी कि तुम मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अब यहां पर कितना ही लंबा निबंध लिख दो, एग्जाम में पहली लाइन लिखनी है सर्वाइवल। ये कीवर्ड आपको दोस्तों कहीं और नहीं मिलेंगे। ये हीरे हैं जो मैं इकट्ठे करके लाया हूं आपके लिए। ठीक है, इनका थोड़ा सा वो सम्मान करें आप। हाँ जी। व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट? सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस नाम से नहीं पूछा गया आज तक, ना आगे पूछा जाए। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछेगा व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से। ये देखो, यहां पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एनवायरनमेंट, है ना? एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको एनालाइज करने गए। तो असल में वो ये पूछना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि जब आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करने जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या एनालाइज करेंगे। जब आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करने जाएंगे तो वहां पर आप किन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखिए 4 लेयर कौन कौन सी हैं, ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद करके जानी है। पहला, द मैक्रो एनवायरनमेंट, द बिल्कुल एक्सटर्नल वाला। फिर थोड़ा उससे नजदीक होता है इंडस्ट्री और सेक्टर इन विच वी आर ऑपरेटिंग। उससे नजदीक क्लियर होती है द करंट कंपेटिटर्स इन द मार्केट एंड वी द ऑर्गेनाइजेशन। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनल, रेस्ट 3 आर एक्सटर्नल, ये भी ध्यान रखेंगे। दिस इज इंटरनल,
एंड ऑल दीज थ्री आर एक्सटर्नल। अब अगर माइक्रो मैक्रो के हिसाब से देखेंगे तो इंडस्ट्री तक भी माइक्रो ही लेते हैं एसएम में, सिर्फ ये जो एनवायरमेंट है वो मैक्रो होगा, राइट। सबसे पहले ध्यान रखिए कि एग्जाम में खाली ये चित्र बनाकर काम नहीं चलेगा। एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछे तो चित्र भी बनाना है, इंटरनल एक्सटर्नल भी समझाना है, माइक्रो मैक्रो भी समझाना है, और नीचे थोड़े निबंध भी लिखने हैं। ये पूरा काम आपने करना है, तभी फायदा हो पाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में मान लो 10 नंबर में आए तो भी यही लिखना है, बस इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जाम्पल लिख देना। अगर किसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने ज्यादा नंबरों में पूछ लिया तो आपको ज्यादा नंबर में क्या करना है, उसको एलेबोरेट करने के साथ साथ उसका एग्जाम्पल लिख देना है, पॉइंट नहीं बढ़ाने हैं। एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है मतलब इट हैज मेनी फोर्सेस, डायनेमिक मतलब इट चेंजेस, मल्टीफेसेटेड मतलब इट हैज मेनी कंपोनेंट्स, एंड फार रीचिंग इंपैक्ट मतलब इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। एनवायरनमेंट में जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो पेटल लिखा है वो पेटल नहीं है, पेस्टल है, इसकी टाइपिंग ठीक कर लो। पेस्टल फ्रेमवर्क। जब आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करने जाएंगे, जब आप एनवायरनमेंट को में ये ढूंढने जाएंगे कि हमारे फेवर और हमारे अगेंस्ट में कौन से फैक्टर्स हैं, तो आप ये इमेजिन करिए कि आप इंटरनली भी जा सकते हैं, एक्सटर्नली भी जा सकते हैं। आपने एक मॉडल सुना होगा सॉट, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये आएगा आगे। तो अगर उसमें आप SW को देखेंगे और अगर आप O और T को देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं। SW है स्ट्रेंथ और W है वीकनेस। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये दोनों इंटरनल चीजें हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, एक्सटर्नल। तो पहले ये याद रखो कि जब तुम एनवायरनमेंट को एनालाइज करने जाते हो तो तुम्हें दो प्रकार के एनवायरनमेंट मिलते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो कुछ मॉडल तो ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों को कवर करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया सॉट एनालिसिस, इसमें इंटरनल फैक्टर भी आ गए और एक्सटर्नल फैक्टर भी आ गए। लेकिन जैसे ये वाला मॉडल है पेस्टल, इसमें तुम देखना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल हैं। तो एग्जाम में ये वर्ड आपने ध्यान रखना है कि सम मॉडल ऑफ एनालाइजिंग एनवायरनमेंट कवर both internal and external factors. However, some of them cover only the external factors. प्लीज ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, some cover both, some cover only external. ऐसा कोई नहीं है which covers only internal. ये है खास बात, मेरी बात ध्यान से समझिए। मैं प्लीज बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं, रेडियो मत समझिए मेरी क्लास को, आपने समझना है अच्छे से, सिर्फ सुनना नहीं है। हमने क्या रूल याद करा, there are model which has both internal and both external, there are model which has only external, but there is no model which has only internal. ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसके अंदर केवल इंटरनल हो। तो पेस्टल की फुल फॉर्म के नाम से आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख पाएंगे, देखिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। अब इंडस्ट्री और सेक्टर में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, इंडस्ट्री और सेक्टर में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। इंडस्ट्री में देखो क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ फर्म जो लगभग सेम प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी ग्रुप ऑफ फर्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोड्यूसिंग सेम, यानी कि फर्म को ग्रुप करोगे, फर्म 1, फर्म 2 इज इक्वल टू इंडस्ट्री, राइट। नाउ इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2 इज इक्वल टू सेक्टर। तो अब इससे आपको याद लग सकती है, इससे याद रह जाएगा, सबसे नीचे है फर्म, उसके ऊपर है इंडस्ट्री और उसके ऊपर है सेक्टर। छोटी फर्म, उससे बड़ी इंडस्ट्री और उससे बड़ा सेक्टर,
ग्रुप ऑफ फर्म इंडस्ट्री होती है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर होता है। ठीक है जी। व्हाट इज वैल्यू चेन? देखिए ऐसा होता है, वैल्यू चेन समझने से पहले, वैल्यू चेन समझने से पहले आप प्लीज ये समझिए कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर, रॉ मटेरियल के सप्लायर से लेकर एंड कंज्यूमर तक बीच में जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? खाली फोटो थोड़ी खिंचवा रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल सप्लायर के बाद कौन आता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बाद कौन आता है? होलसेल डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। आजकल होलसेल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों सेम पार्टी होने लगी हैं। अब ये जो लंबी लाइन है इसको कहते हैं वैल्यू चेन। ये तो सदा सदा से लोग जानते थे, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। इंटर ग्रुप टू क्या करेगा इसमें? भाई ये तो पुराने कॉन्सेप्ट है, ये तो दुनिया जानती है ना, इसमें कुछ नया है। हमारे यहाँ एक महान विद्वान है माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने कहा कि यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू चेन है, इसमें दो प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। एक प्राइमरी जो कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं, और एक सपोर्टिंग जो वैल्यू मेंटेनेंस एक्टिविटी है। पूरे के पूरे चेन के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हैं, और पूरे के पूरे चेन में कुछ काम ऐसे हैं जो वैल्यू ऐड नहीं करते। वो केवल, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो वैल्यू ऐड नहीं करते वो केवल वैल्यू मेंटेन करते हैं। तो जो चीजें, जो एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करती हैं, जो चीजें, जो एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करती हैं, उनको क्या कहा जाता है बताइए? जो चीजें वैल्यू ऐड करती हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी एक्टिविटीज। और जो वैल्यू मेंटेन करती हैं उनको क्या कहा जाता है? सब्सिडरी, सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज। ये देखिए मॉडल। अब इसमें आपको नाम याद करके जाने हैं बिल्कुल गंभीरता से। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल आया, ऑपरेशन यानी प्रोसेसिंग हुई, आउटबाउंड यानी माल बनकर गया, मार्केटिंग और सेल्स से उसको हमने बेचा, और आफ्टर सेल सर्विस हमने करी। ये है प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन सब्सिडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट। जब ये सब होता है तब मार्जिन ऐड होता है। ये मैं नहीं कह रहा, माइकल पोर्टर भैया ये कह चुके। ठीक है। व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज? मैंने आपको बताया, विच आर क्रिएटिंग वैल्यू, which are adding value. What are support activity? That are maintaining the output, they are maintaining the quality, they are maintaining the product. पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क क्या होता है? सुना है कभी आपने? पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क ये रहा, पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। ये जो 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है, इनके बारे में एक लाइन पहले समझ लेते हैं। ये जो मॉडल है ये हमें ये बताता है कि एनवायरनमेंट के अंदर 5 फोर्सेस होती हैं जो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। ये मॉडल हमें क्या बताता है कि देयर आर 5 फोर्सेस इन द मार्केट व्हिच इंपैक्ट ऑन अस साइमल्टेनियसली। ये 5 हमारे फोर्सेस ऐसे हैं जो एक एक करके हम पर अटैक नहीं करते, ये एक साथ हमारे ऊपर 5 दिशाओं से आ जाते हैं। जैसे फिल्म में हीरो दिखाया जाता है, 5 तरफ से विलेन आया, उनने ऐसे पता नहीं कौन सी हाथ घुमाया, सारे तरफ से विलेन मर जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। 5 फोर्सेस से हमें साथ साथ लड़ना होता है। तो ये 5 फोर्सेस जो हमें इंपैक्ट करती हैं वो क्या है? पहला पहला कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, कॉम्पिटिटिव राइवलरी मतलब एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। दूसरा सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। मान लो सप्लायर जो है, हम बहुत डिपेंडेंट हैं हमारे सप्लायर पे, वो हमें माल सप्लाई नहीं करता, हम आगे हमारे हाथ कट जाती हैं। तो सप्लायर की पावर जितनी ज्यादा होगी वो हमारे लिए दिक्कत करेगी, तो इसलिए ज्यादा सप्लायर मेंटेन रखो। बायर की बार्गेनिंग पावर, बायर के पास जितने ज्यादा पैसे होंगे उसकी बार्गेनिंग पावर उसकी ज्यादा हो जाएगी उसकी।
याद रखिएगा, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाती है, उसके पास चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं, ठीक, बायर्स बार्गेनिंग पावर। अब यहां पर पोटेंशियल एंट्रेंट, ये हमें खतरा है जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनसे, और हमें सब्स्टिट्यूट से खतरा है, हमारे प्रोडक्ट के चीफ सब्स्टिट्यूट अगर बाजार में उपलब्ध हैं तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ना बिके। इन पांचों से हमें हमेशा दोस्तों एक साथ लड़ना होता है। व्हाट आर द 5 फोर्सेस, यही जो ऊपर नाम थे। नाउ वी हैव कॉम्प्लीमेंटर्स। आपने कभी नाम सुना है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंटर्स? पहले तो इस भैया का नाम याद करो, ग्रोव। ग्रोव ने बोला कि देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स विच आर कॉम्प्लीमेंटर, जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लीमेंटर टू द हार्डवेयर। आपने कंप्यूटर खरीद लिया, उसमें विंडो डाली नहीं, उसमें डॉस डाला नहीं, तो काम कैसे करेंगे? कोई काले बटन सफेद बटन दबाने के लिए कंप्यूटर थोड़ी खरीदा है। तो सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लीमेंटर टू द हार्डवेयर। इफ देयर इज अ डिमांड ऑफ ग्रेट हार्डवेयर, वो ग्रेट सॉफ्टवेयर, वी नीड हार्डवेयर ऑल्सो। तो कॉम्प्लीमेंटर यानी कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है जो दूसरे प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है तो वो उसकी सेल बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं पहले, कभी आपको लगे कि ये क्या चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि चैप्टर करते करते ना हम और आप दोनों खो जाते हैं। कभी कभी हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम फास्ट ट्रैक में हैं, कभी कभी हम बहक जाते हैं टॉपिक। आपने नहीं बहकना है, आपने ये ध्यान रखना है कि हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। 40-45 लगभग इसमें कॉन्सेप्ट है, और इन 40-45 कॉन्सेप्ट में हमें कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं या हाईलाइट करने हैं। आपके पास ये पीडीएफ होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब व्रियो फ्रेमवर्क पर क्वेश्चन आए और हमें व्रियो फ्रेमवर्क का असली मीनिंग पता नहीं, ऐसी तैसी में जाए असली मीनिंग, हमें व्रियो फ्रेमवर्क पर कोई पीएचडी करनी, हमें कोई पैसे नहीं दे रहा है व्रियो फ्रेमवर्क। बस हमें याद रखना है कि जब व्रियो वाला क्वेश्चन आएगा तो ये वाली पॉइंट लिखनी है बस। तो सर ये तो गलत तरीका है याद करने का। गलत तरीका, सही तरीका कुछ नहीं होता फास्ट ट्रैक में। फास्ट ट्रैक में हमें 60 से ज्यादा नंबर चाहिए 100 पेपर में से, बस। ठीक है, हम कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। अब साहब वो ब्रियो फ्रेमवर्क क्यों बना था, कैसे बना था, इसका ऐतिहासिक इवेंट क्या था, हमें क्या करना। ये सारे मॉडल वॉडल जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये सब क्यों हैं? जिससे हम एनवायरमेंट को अपने एनालाइज कर सकें, जिससे हम अपने एनवायरमेंट को ऑब्जर्व कर सकें, उसलिए है ये। व्रियो फ्रेमवर्क कहता है वैल्यू, रेयरनेस, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को वैल्यू ऐड कर कर देता है तो आप बिक जाओगे। अगर आप नॉट इजीली अवेलेबल हो, मतलब आप जो चीज देते हो वो यूनिक है, वो रेयर है, वो कहीं और मिलती नहीं, तो आप बिक जाओगे पक्का। आप बिक जाओगे मतलब आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। इमिटेबिलिटी मतलब नॉट एबल टू कॉपी, आपको कोई इतनी आसानी से कॉपी कर नहीं सकता, तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट, अगर आपके सारे रिसोर्सेज आपने ठीक से अरेंज करें तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो आपको ये चेक करना है अपने अंदर झांकने के लिए कि ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। व्हाट इज सॉट एनालिसिस? मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और कभी कभी थ्रेट को चैलेंजेस भी कहा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, SWOTC, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, या फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, या फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और चैलेंजेस। तो ये कंफ्यूज ना होना। आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है बताइए? इंटरनल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस प्लीज बताइए क्या है? इंटरनल फैक्टर्स। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमें एज एन इंडिविजुअल, तुम्हारी बात कर रहा हूं दोस्तों, हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। कभी अकेले बैठकर देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करो। आप मत ढूंढो कि आपकी वीकनेस क्या है। दिखाई दे रही है तो उसे संभाल के रख दो, कोई इंप्रूवमेंट सोचने की जरूरत नहीं। पहले अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करो, पहले अपनी स्ट्रेंथ का फायदा लेना शुरू करो और धीरे धीरे वीकनेस पे काम करो। वीकनेस धीरे धीरे सही होती रहेगी और स्ट्रेंथ और मजबूत होती रहेगी।
उसी प्रकार मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और हम थ्रेट के ऊपर लगे हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। थ्रेट से लड़ना है, लेकिन पहले अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। चलिए फिर देखते हैं आगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, सॉर्ट के स्टेप्स। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, फिर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आइडेंटिफाई करनी है, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है, वीकनेस को मिनिमाइज करना है, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है और थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए वो रेकमेंड करना है। अब एक बात सोचो आप, अगर ये क्वेश्चन पेपर में अब दोबारा आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये प्रश्न एग्जाम में अब दोबारा आ जाए तो वो पूछ रहा है कि स्टेप्स बताइए, तो बच्चा क्या करेगा पता है? एक पॉइंट बनाएगा एस का, एक बनाएगा डब्ल्यू का, एक बनाएगा ओ का, एक बनाएगा टी का, और फिर कहेगा देखो सर 7 नंबर में से ना 1 नंबर मिला है। इसमें देख रहे हैं आप, एस डब्ल्यू ओ टी एक ही लाइन में निपटा दिए गए, सिर्फ एक लाइन में, उसके अलावा का कंटेंट ज्यादा है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने, एस डब्ल्यू ओ टी आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या क्या है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, मैक्सिमाइज, वीकनेस को मिनिमाइज, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज और थ्रेट से प्रोटेक्शन। ये सब करने के लिए जो स्ट्रैटेजी चाहिए वो रेकमेंड करनी है। कितना आसान है याद करना, देखिए आप। तो एसएम में अपनी तरफ से अपनी खुद की रामायण न लिखे, बिल्कुल जो यहां पर लिखा है उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि साहब पूछा कुछ है और आप लिख कुछ रहे हैं। वो पूछ रहा है शॉर्ट के स्टेप्स बताओ, आप क्या लिख रहे हो? स्टेप्स नहीं बताते हम ना, हम तो शॉर्ट का मतलब बताते हैं। अरे क्यों मतलब बताते हैं भाई? चलिए खैर, शॉर्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो बताने हैं आपको। सिंपल टू यूज है, कम पैसे लगते हैं, फ्लेक्सिबल है, किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्लैरिटी मिलती है, ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। और डेंजर पॉइंट क्या मतलब है? डेंजर पॉइंट मतलब चैलेंज। व्हाट रॉन्ग में हैपन, व्हाट रॉन्ग में हैपन विद सॉर्ट, सॉर्ट यूज करने में क्या क्या परेशानियां हैं। हाँ जी, हाँ अनंत कह रहे हैं मैं तो 4 पॉइंट लिख के आता। और क्या भाई, हर बालक 4 पॉइंट लिख कर आता, हर व्यक्ति। इसी चीज को तो अपने को समझना है और सॉल्व करना है। चलिए, हाँ तो ये क्या हो जाती है बुराई, देखो भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, तुम करके देखना आज रात, कल की क्लास से पहले पहले तक समझ नहीं आएगा भाई लिखूं क्या स्ट्रेंथ में, वीकनेस में, और जिसको समझ आएगा वो लंबी लिस्ट बना देगा। देखो ये परेशानी। अगला, तीसरी परेशानी, हम लिस्ट मान लो बना भी ली हमने, तो बस लिस्ट बना के बैठ गए, इंप्रूव करने के कुछ काम ही नहीं करते, ठीक। मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, हो सकता है आदमी को वीकनेस की लिस्ट दिखी, वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, हाय मैं तो वीकनेस ही वीकनेस है, मैं तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, ठीक है। और चांसेस एग्जिस्ट के जहां पर स्ट्रेंथ में और अपॉर्चुनिटी में हमें कंफ्यूजन हो, राइट। लेजी कोर्स ऑफ एक्शन फॉर स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ को लेकर लेजी हो जाएं कि बस हमारे पास तो ये सब कुछ कला है ही, हम तो कभी खराब हो ही नहीं सकते, है ना। जो बड़ी कंपनी आगे नहीं चल पाई उनको अपनी स्ट्रेंथ का ही तो गुमान था। खैर ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ये क्वेश्चन समझ आ गया हमें। SWOC आप जानते हैं, चैलेंज। अच्छा ये 20th क्वेश्चन देखो आप, इंडियन स्टील इंडस्ट्री का पता नहीं क्यों आपके इंस्टीट्यूट की किताब में शॉर्ट एनालिसिस दे रखा है। भारतीय स्टील इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, भारतीय स्टील इंडस्ट्री की वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपके इंस्टीट्यूट की किताब में दे रखा है, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। इनका कुछ नहीं पता कि पेपर में पूछ लें। अब मान लो इन्होंने स्टील इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, जो बच्चा स्टडी मेट पढ़ के नहीं गया होगा वो क्या बोलेगा, बताओ यार हमें क्या पता, तुम स्टील पूछ लोगे, सीमेंट पूछ लोगे, कि कपड़ा पूछ लोगे, कि फार्मा पूछ लोगे। कैसे पूछ लेगा फार्मा, जब उसने इंस्टीट्यूट की किताब के अंदर दिया ही ये है स्टील। तो भारतीय स्टील इंडस्ट्री में क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, वो यहां पर लिखा है। इसे बिना पढ़े जाएंगे तो फिर बिजली आपके ऊपर गिरेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता।
अच्छा, अब पहले जरा समझते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करने से पहले पोर्टफोलियो किसे कहते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है व्हाट इज पोर्टफोलियो? मैं जरा एक पानी का घूंट पी लूं, आप तब तक मुझे बता दें व्हाट इज पोर्टफोलियो। ये शेयर मार्केट वाला पोर्टफोलियो भी अगर आपको आप पता है तो जो मतलब वहां पर है वही मतलब यहां पर है। व्हाट इज पोर्टफोलियो? हाँ जी, हाँ जी, पोर्टफोलियो का मतलब होता है बकेट। अब वो बकेट इन्वेस्टमेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। भाई आपकी कंपनी सपोज करिए तंबाकू बनाती है, और तंबाकू बनाते बनाते आपको लगे कि यार तंबाकू तो बड़ा मुश्किल हो रही है, सरकार जीने नहीं दे रही, तंबाकू में बहुत मुश्किल हो रही है व्यापार करने में, सरकार कह रही है ये रेगुलेशन वो रेगुलेशन। ऐसा करो यार प्लास्टिक भी बनाओ। प्लास्टिक बनाई तो मन करा चलो यार ऐसा करो आटा दाल राशन भी बनाओ, होटल भी दो चार खोल लो। तो अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि ये जो पोर्टफोलियो आपने तैयार करा, पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रुप ऑफ एनीथिंग इन अ ग्रुप, राइट। तो ये जो कोई भी चीज हमने बनाई, ये जो कोई भी चीज हमने तैयार करी ग्रुप में, इस ग्रुप को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस ग्रुप को जो आपने तैयार किया वो पोर्टफोलियो में सब एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगे ना। अगर आप तंबाकू, होटल और राशन तीनों बनाते हैं, तीनों बेचते हैं, तो जरूर थोड़ी है तीनों अच्छे चल रहे होंगे। और तीनों अच्छे चल रहे होंगे तो भी रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 तो होगा। तो हमको ये एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा कम अच्छा चल रहा है, और हमें सबके लिए अलग अलग फैसले लेने चाहिए। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, राइट। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। आप सबके कमेंट में पढ़ रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी काइंड विशेष और काइंड रिगार्ड्स के लिए। तो पहले ये वाला देखें, बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स। क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें अपने इन्वेस्टमेंट को, हम अलग अलग स्ट्रेटेजी उनके लिए बना सकें, और हम डिसाइड कर सकें किसको रखना है और किसको हटाना है, किसको रखना है और किसको हटाना है। ये समझ आ गया? व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब वो बड़ी पिटी पिटाई बातें हैं। टॉप मैनेजमेंट एनकरेज होता है, ठीक है, कि एलोकेट कर सकते हैं हम अपने रिसोर्सेस को। स्टिमुलेट द यूज ऑफ एक्सटर्नली डेटा, जो वहां से मार्केट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है। कैश फ्लो का इशू सॉल्व हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा बिजनेस हमें कैश जनरेट करके दे रहा है और कहां पर कैश बर्न है। कैश बर्न समझते हैं आप? जरा बताएं कैश बर्न। और हमारे कम्युनिकेशन में भी ये फैसिलिटेट करता है। लिमिटेशंस क्या है? हर चीज की लिमिटेशन दे रखी होती है किताबों में, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दे रखे होती हैं। कभी ये लोग अच्छी बातें नहीं करते, बुरी बातें चिपकाते ही चिपकाते हैं। देखो, तो क्या क्या खराबियां हैं? पहला, कि ये डिफाइन करना मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट में है। अब मान लीजिए वो डिटॉल का साबुन आता है नहाने वाला, अब उसे किस में डालोगे? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डालोगे या फिर उसे मेडिकल प्रोडक्ट में डालोगे? तो कई बार हम क्लासिफाई नहीं कर पाते। अरे बच्चों बताओ, कैश बर्न का मतलब पता है कि नहीं पता? कैश बर्न का मतलब प्लीज बताएं। चलिए अगला, ये कई बार अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं, कई बार इम्प्रैक्टिकल काम करते हैं, कई बार हमें इल्यूजन होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कई बार हम वो नहीं कर पाते, क्लासिफिकेशन बिटवीन कैश काउ एंड डॉग। ये अभी थोड़ी देर बाद आएगा तो आपको कैश काउ एंड डॉग पता चलेगा। बच्चा बता रहा है कैश बर्न मतलब लॉस, ऑब्वियसली नेगेटिव कैश फ्लो। वी इन्वेस्टेड 100, वी गॉट 80 बैक, सो 20 इज द कैश बर्न। इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर व्हाट मेक्स एन इंडस्ट्री अट्रैक्टिव। कैसे इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होती है हमें नहीं पता, और नए नेव मतलब नए लोगों के लिए मुश्किल होता है ये करना। दिस इज बीसीजी मैट्रिक्स। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप ये समझ गए कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है? Portfolio analysis means analysis of the multiple product that we have in our basket to find out which one to keep, which one to exclude. This is the main concern. तो अगर हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमको ये कंपैरिजन करना है कि रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 कौन है, तो उसका एक तरीका है बीसीजी मैट्रिक्स। क्या तरीका है उसका? बीसीजी मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से समझेंगे,
उसका ये तरीका है बीसीजी मैट्रिक्स। ये अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड मार्केट शेयर दोनों हाई हो, मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है, तो हम स्टार कहलाएंगे। शेयर, मार्केट शेयर और ग्रोथ दोनों हाई हैं तो हम क्या कहलाएंगे? स्टार। याद करो, अगर हमारी ग्रोथ और हमारा शेयर दोनों हाई हैं तो हम क्या कहलाएंगे? स्टार। अगर हमारी जो ग्रोथ है वो तो लो है, लेकिन हमारा शेयर जो है वो हाई है, हमारा शेयर हाई है, हमारा मार्केट शेयर हाई है, हम बड़े व्यापारी हैं देश के, लेकिन हमारी ग्रोथ अब नहीं बढ़ रही, क्योंकि पता क्यों? सैचुरेशन आ गया, जितनी बढ़ सकती थी बढ़ गई, तो हम क्या है? कैश काउ। लेकिन अगर हमारा ग्रोथ और हमारा शेयर, मार्केट शेयर दोनों लो हैं, फिर भी हम चला रहे हैं, वफादारी निभा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? डॉग। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब नए कस्टमर रोज आते हैं, लेकिन हमारा शेयर नहीं बढ़ रहा मार्केट का। क्यों? शायद पुराने टिकते नहीं है, नए आते हैं लेकिन पुराने रुकते नहीं है। ये क्लियर हुई बात? अब फिर वही बात, बीसीजी के फायदे नुकसान। पहला, विजुअलाइजेशन अच्छा है इसका, राइट? हमें पता चल जाता है कि क्या डिजायरेबल है, क्या डिजायरेबल नहीं है, राइट? हमें पता लग जाता है कि जो स्टार्स हैं वो एक दिन वो भी डॉग बन जाएंगे या वो भी क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। हमें डिसिप्लिन मिल जाता है कि भाई हमको पता रहना चाहिए कि हमारे पास अगर कुछ प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है तो वो भी हमारी गलती है। ऐसा नहीं है कि जब हमने बिजनेस करा तो सारे प्रोडक्ट हमारे कैश का हो गए। हर दांव हर समय नहीं चलता, ठीक है? चलो, प्रॉब्लम क्या है? वेग है भाई, वेग। कैश का स्टार कहां से पता लगाओगे? कैपिटल मार्केट की अजम्पशन हमेशा सच नहीं बैठती, और फालतू की ये चैलेंज दे रखा है, क्या डिफिकल्टी, अनकाइंड टू एनिमल। पशुओं के साथ हमने कौन सी अनकाइंडनेस दिखा दी इस मॉडल में? लेकिन अब वो जैसा कलकत्ता की किताब में लिखा है, जैसा ये बीसीजी मैट्रिक्स में लिखा है, वैसे ही लिख कर आना। देखो, अपनी टिप्पणी पेपर में करने की जरूरत नहीं, हम और तुम तो अपने आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जर्मनी जर्मनी में, अमेरिका में, पता नहीं बोस्टन कहाँ है, देखना जरा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप नाम की जो संस्था है बीसीजी, उसने ये मॉडल बनाया और उसने इस मॉडल में पशुओं के नाम का प्रयोग कर लिया। तो उसमें अनकाइंड का मतलब ये नहीं है कि पशुओं के साथ बुरा करा है। अनकाइंड का मतलब है वी कांट ट्रीट देम इन अ पर्टिकुलर जोन ओनली, राइट? अ कैश काउ कैन बिकम डॉग टुमारो, अ डॉग कैन बिकम द कैश काउ टुमारो, ये कहने का मतलब है। खैर, व्हाट आर द स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की स्टेजेस क्या है? सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने गोल फिक्स करने, आपको अपना एनवायरमेंट एनालाइज करना है, एक्सटर्नल वाला, और एनालाइज करना है इंटरनल वाला। एनवायरमेंट एनालाइज करना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी चूज करनी है और आपको इंप्लीमेंट करनी है। फीडबैक लूप क्या होता है? भाई, आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दी, फिर आपने इवैल्यूएट करी, फिर आपको पता लगा कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, फिर आपने स्ट्रैटेजी बदल दी। तो डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, यू मेड चेंजेस इन द स्ट्रैटेजी। दिस इज कॉल्ड फीडबैक लूप। बता नहीं रहे भाई? बताओ, बोस्टन कहां पर है दोस्तों? गूगल करके बताओ। फीडबैक लूप का मतलब क्या है? प्लानिंग कभी बंद नहीं होती भाई, आप ऐसे सर्कुलर वे में चलते रहते हो। व्हाट डू वी मीन बाय ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? व्हाट आर ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? हाँ जी दोस्तों, पहले एक बात समझे। सबसे पहले एक बात बताइए, प्लानिंग जो हमेशा से मैनेजमेंट की किताबों में लिखी आती रही है उसको बोलते हैं फॉर्मल प्लानिंग। लेकिन उसका एक बड़ा ऑल्टरनेटिव होता है इनफॉर्मल प्लानिंग, कंटिंजेंसी प्लानिंग, लेटरल प्लानिंग, थोड़ी हटके प्लानिंग, थोड़ी क्रिएटिव प्लानिंग। हमेशा प्लानिंग ऐसे नहीं होती है, हमेशा प्लानिंग ऐसे नहीं होती है कि साहब 15 लोग एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के विचार कर रहे हैं। शर्मा जी क्या कह रहे हो, क्या होना, क्या कह रहे हो? हाँ, बात तो सही, सोचते हैं।
इसमें ऐसा करो कि ये जरूरी नहीं है ऐसे ही प्लानिंग होती हो, इसलिए ये टॉपिक बनाए ऑल्टरनेटिव प्लानिंग। और तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, जब एग्जामिनर तुमसे पूछे जब एग्जामिनर तुमसे पूछे कि ऑल्टरनेटिव प्लानिंग क्या होती है, तो पता है आप इसका आंसर पढ़िए। अंदर ऑल्टरनेटिव प्लानिंग का मीनिंग नहीं गिवन है ना, अंदर पुराने जमाने में जो फॉर्मल ट्रेडिशनल प्लानिंग होती थी उसकी बुराई लिखी है। और फिर ये लिखा है कि फॉर्मल प्लानिंग हमेशा कामयाब नहीं होती दोस्तों, इसलिए कोई नया रास्ता ढूंढो जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव प्लानिंग। देखो, सेवरल स्कॉलर्स ने क्रिटिसिज्म किया है फॉर्मल मॉडल का। क्यों? पहला, कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरा, लोअर लेवल मैनेजर्स की वजह से हमेशा प्लान सक्सेस नहीं हो पाता, बदल जाता है। और तीसरा, मैनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी सेरेंडिपिटी, मतलब अचानक से कभी कभी सक्सेस हो जाता है, जरूरी नहीं कि रैशनैलिटी से सक्सेस हो। कभी कभी दांव फेंका, चाल चल के देखी, हिट कर गया, तो जरूरी नहीं दुनिया में सबका हिट हो जाए। ठीक है, ये तीन बुराई है ट्रेडिशनल प्लानिंग की। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द थ्री problems, what are the three problems in the traditional planning? There are three problems. One, the environment changes. Second, the lower level managers start managing in their own way, so the planning fails. And the third point is this: the sometimes the success comes by chance and not by rational planning. अच्छा, बालक बता रहे हैं भाई बीसीजी इज इन यूएस। ओके, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। सिनेरियो प्लानिंग क्या होती है? सिनेरियो प्लानिंग के आगे लिखिए व्हाट इफ एनालिसिस। जब आपका पेपर हो जाए ना ग्रुप 2 का, अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, कर लो, फिर आप वो खरीद लेना हमारा सीएफएम प्रोग्राम। उसमें हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर की मदद से सिनेरियो प्लानिंग सिखा रहे हैं, व्हाट इफ एनालिसिस करके दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ एनालिसिस, देखो सिनेरियो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं हम, व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 ऑप्टिमिस्टिक और टाइप 2 पेसिमिस्टिक। मतलब अगर हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस प्रोडक्ट की अगर सेल बहुत बड़ी तो हमें आगे अगला स्टेप क्या लेना होगा, और सेल नहीं बढ़ी तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो हम ये व्हाट इफ करके डिसाइड करके पहले से रखें। जैसे कई बच्चे फिक्स करके रखते हैं, मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। ठीक है, बालक कह रहा है व्हाट इफ सीओसी डिसाइडेड टू लॉन्च ₹99 कोर्स, सेल कितनी बढ़ जाएगी? इट्स नॉट गोइंग टू कम। हम अपना व्हाट इफ एनालिसिस कर चुके बहुत पहले। चलिए, नाउ वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पहले आप एक बात समझो, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मार्केट में नहीं जाता, वो अपने एसी चैम्बर में बैठा होता है और अपनी सोच के हिसाब से प्लानिंग कर देता है, राइट? और वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे उससे फायदा हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। इस गलती को बोलते हैं आइवरी टावर अप्रोच। वैक्यूम में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर मार्केट की ग्राउंड रियलिटी बिना समझे जो प्लानिंग होती है उसको बोलते हैं आइवरी टावर अप्रोच। हम जो लोग अपने में ही मगन रहते हैं, हम अपने में ही मस्त हैं, हमें पता ही नहीं धरती पे हो क्या रहा है, हम तो अपनी दुनिया में मगन है, इसको बोलते हैं आइवरी टावर अप्रोच। इससे बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है इसका, गिव द टास्क ऑफ प्लानिंग टू लोअर लेवल मैनेजर्स, आस्क देम टू प्रिपेयर अ प्लान and verify and then rely on that plan. You who do not go to the market never go to the market. How can you understand the feel of the market? That is the problem. That is called ivory tower approach. मतलब आप कहीं दूर चांद पर बैठे सोच रहे हैं कि धरती पर ये सामान क्यों नहीं बिक रहा। चलिए, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस, मैंने अपने बैच में भी ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझाया था। मैं आपको भी बता दूं, आप अपने कंपनी में कोई भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, वो नई नहीं होगी, वो पुरानी ही होगी, कोई ना कोई उसे अडॉप्ट कर चुका होगा, पक्का है। यू डोंट क्रिएट स्ट्रैटेजी, यू ऑलवेज सिलेक्ट स्ट्रैटेजी। आप ये उदाहरण अपना के देख लीजिए भाई। इफ एन एडवर्टाइजमेंट इज टू बी गिवन,
What options do you have? Give or don't give the advertisement. If you want to hire an expert for consultancy, there are two options. You hire or don't hire. If you wish to put investment in production facility, there are just two options. Invest or don't invest. हमेशा दो ही रास्ते रहते हैं, this way or that way. मेरा कहने का मतलब है every strategy is just a choice. You can't create strategy, you always select the best strategy. हाँ जी, how to develop strategic alternatives in a small organization. भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी लेने बीसीजी मैट्रिक्स वालों के पास तो जा नहीं सकती. बीसीजी वालों का इंडिया में भी ऑफिस है. वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और है मैकिंजी, ये सब कंसल्टेंट्स हैं दोस्तों. आप इनके पास छोटे व्यापार को लेकर नहीं जा सकते, तो क्या करें? वहां का जो मालिक है, जो ओनर है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, बस वही बेचारा प्लानिंग कर लेता है और वही इंप्लीमेंट हो जाती है. कोई और उपाय है नहीं. हाउ टू डेवलप स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स इन अ मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. पहले इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करो. इन दोनों क्वेश्चंस को पहले आप कंपेयर करिए. पहले क्वेश्चन में देखिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कैसे पैदा होगी, ऑप्शंस कैसे पता चलेंगे. हम अपने मन से सोचेंगे, हमारे पास कंसल्टेंसी का पैसा नहीं है. लेकिन अगर हम मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं. बस फल खाते खाते मीटिंग कर रहे हैं शर्मा जी, क्या कह रहे हो आप? ये ब्रेन स्टॉर्मिंग. वी आर थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कशन. ठीक है. मधुर जैन पूछ रहे हैं इज दिस लाइव और रिकॉर्डेड? दिस इज लाइव डूड, दिस इज लाइव, राइट. दूसरा, स्पेशल मीटिंग्स, outside meeting with consultants, outside meeting with consultants, and fourth is joint meeting. यहां पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों लोग आते हैं. क्लियर. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान दीजिए. व्हाट मैटर्स द मोस्ट. व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ये क्या होता है? व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ये समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि दो व्यापारी हैं. एक व्यापारी ने टोटल सेल पूरे 3 महीने के क्वार्टर में 14 लाख रुपए की करी. ठीक. दूसरे व्यापारी ने पूरे एक क्वार्टर में सेम प्रोडक्ट में सेल 54 लाख की करी, 54 लाख की करी. एक ने 14, एक ने 54. दोनों से पूछा गया, हाँ भाई आप खुश हैं? वो कह रहा हम बेइंतहा खुश हैं. आप कह रहे हो क्या खुश हो? उसने देखो 54 लाख की सेल करी. आप कह रहे हो भाई हमारा टारगेट रेवेन्यू था ही नहीं, हमारा टारगेट था नंबर ऑफ कस्टमर्स एनरोल्ड विद अस. हमारे पास इस समय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 1495 है, 1495 कस्टमर. तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ कस्टमर को अपनी सक्सेस मानती है, नंबर ऑफ कस्टमर को मैटर करती है, राइट. बिल्कुल समझ आएगा. जो दूसरा बंदा है जो 54 लाख कमाए बैठा है, वो क्या कह रहा? आई रियली डोंट केयर द नंबर ऑफ पीपल इन माय कस्टमर बुके. हाउ मेनी कस्टमर्स आई हैव, हाउ डज इट मैटर टू मी, आई नीड मनी बॉस. तो उसका प्रोडक्ट प्राइस थोड़ा बड़ा होगा. सो व्हाटएवर फैक्टर यू वैल्यू द मोस्ट इज योर CSF, is your critical success factor. Critical success factor is a factor that is valued most by you or by your customer depending upon your decision. समझे आप? ठीक है. वो कह रहा है जियो पहले वाले हैं, वोडाफोन सेकंड है. खैर, that are valued by a group of customers and therefore where the organization must excel. आपके जिस फीचर को ग्राहक बहुत पसंद करते हैं, आपको उसी में अच्छा काम करना है. हाँ, और ये रॉकहार्ट भैया ने कुछ सक्सेस फैक्टर बताए हैं. 4, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंट और टेम्परेरी फैक्टर्स. These are sources of critical success factor. Now, what is strategic decision making? Assumptions and evaluation. ये वर्ड आप याद कर सकते हैं. We tend to fall back on certain rule of thumb. देखा आपने? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग
आप मानेंगे नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज नैरो डिसीजन मेकिंग। हम जब अपनी कैपेबिलिटीज, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी अजम्पशन से बाहर जाकर नहीं सोचते और हम उतना ही डिसीजन मेकिंग करते हैं जितनी हमारी अजम्पशंस हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। वी डोंट गो बियॉन्ड आवर थॉट प्रोसेस, राइट? व्हाट आर सम ऑफ द बायसेस? व्हाट इज बायसेस? दिस सबसे पहले तो आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायस का मतलब समझिए आप पहले। सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन सही कर रही है, ठीक बिजनेस कर रही है, बट वो नहीं कर पा रही जो मार्केट का टॉप लीडर कर रहा है। हमने उनसे पूछा, भाई आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च करते, आपका भी बढ़िया व्यापार बिकेगा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, सॉरी, वी डोंट बिलीव इन दैट। For example, if a company is producing hardware, we ask them, why don't you develop your own software also? If a company is producing high value mobile phone, we can ask it, why don't you produce low value mobile phone also? अगर आप 1 लाख का मोबाइल बनाते हो, 12,000 वाला भी बना दो। कंपनी कह रही है नहीं, हम नहीं बनेंगे। क्यों? उनका दिमाग में एक अजम्पशन सेट है, उनका दिमाग में एक थ्योरी सेट है। तो जिस भी वजह से हमारी डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड रहता है, उसे बायस कहते हैं। बायस का मतलब भेदभाव नहीं होता है। बायस का मतलब होता है व्हेनेवर योर डिसीजन मेकिंग इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सम एरिया, आपका फैसला किसी एक तरफ झुका रहेगा तो उसे बोलेंगे बायस। आपका फैसला किसी एक तरफ झुका रहेगा, यानी एक तरफ इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, तो उसे कहेंगे बायस। पहला बायस प्रायर हाइपोथेसिस, पहले से जो सोच रखा है वो। एस्केलेटिंग कमिटमेंट मतलब हमने पहले ये मोटे पैसे लगा रखे हैं प्रोजेक्ट में, अब हम डिसीजन कैसे लें उसे छोड़ने का, तो हम और लगा रहे हैं कि वो डूबे ना। रीजनिंग बाय एनालॉजी, एनालॉजी मतलब होता है कंपैरिजन, दूसरे ने जैसा करा वैसे ही हम करके देखें, हम भी उसी डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव बायस क्या होता है? हमने एक छोटा सा सैंपल सर्वे करके देखा, हमने 100 लोगों से पूछा कि जो पास्ता हम बनाने जा रहे हैं वो बढ़िया है कि बेकार। हमने पास्ता खिला के दिखा दिया लोगों को, उनको बहुत पसंद आया। हमने 100 लोगों को खिलाया, 90 लोगों ने बोला अच्छा लगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल छोटा है ना, हो सकता है उन 100 में से 90 लोगों को अच्छा लगे, लेकिन बाकी 1 करोड़ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। हमारा तो बायस के चक्कर में लॉस हो गया। बायस करवाता है डिसीजन मेकिंग में गलती, ठीक है? इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम डिसीजन लेंगे, और अंत में पता चलता है हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। What are the different techniques for improving decision making? This is very important. ये एग्जाम में भी आ चुका है। अगर आप बायस हटाना चाहते हैं, अगर आप डिसीजन मेकिंग अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला तरीका क्या है? डेविल्स एडवोकेसी। आस्क समवन टू स्पीक अगेंस्ट। ग्रुप में जब आप डिस्कशन करें तो किसी एक को बोलो, बेटा तू अगेंस्ट बोल। मतलब हमें पास्ता का बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, हमें पास्ता मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, तो वो सुना। मतलब हमें डिसाइड करना है कि हम पास्ता की फैक्ट्री लगाएं कि ना लगाएं। हम 4 दोस्त बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं या 4 एक्सपर्ट बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने 4 में से एक आदमी को क्या बना दिया? डेविल्स एडवोकेट। ना कहने के पॉइंट हमने उससे पूछा, तू हमें कॉन्स बता, तू हमें बुराई बता, पास्ता फैक्ट्री में क्या नुकसान हो सकता है वो बता, ताकि हमारा दिमाग खुलेगा। हो सकता है उस तरफ हम नहीं सोच रहे थे जिस तरफ उसने पॉइंट्स बोले। दूसरा क्या है? डायलेक्टिक इंक्वायरी। मतलब यहां पर हम क्या करते हैं? 2 प्लान बनाते हैं, प्लान एंड काउंटर प्लान। पास्ता की फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या क्या फायदे नुकसान, नहीं लगाते तो क्या फायदे नुकसान, एंड देन वी कंपेयर। व्हाट इज आउटसाइड व्यू? एक्सटर्नल कंसल्टेंसी, सिंपल। एंड केस स्टडी, दूसरों से राय लो और दूसरों में झांको, उन्होंने क्या किया, उनके पास अगर ये प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने क्या करा। व्हाट इज 41? व्हाट इज ग्रुप थिंग? बताओ।
एनीवन, व्हाट इज ग्रुप थिंक? किसी को आइडिया है व्हाट इज ग्रुप थिंक? सर, एक ग्रुप की ना एक सोच हो जाती है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में सोचता है, उसको बोलते हैं ग्रुप थिंक। तो अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हो और आप वैसे नहीं सोच रहे, तो फिर आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाओगे। ग्रुप से या तो आप खुद हट जाओगे या ग्रुप आपको हटा देगा। सो इफ यू विश टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, you have to think like that group, you have to behave like that group, that's called group think. देखो, concept was given by psychologist Irvin Janis. It occurs when a group of decision makers embark upon a course of action without questioning assumptions. हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करते, जैसा ग्रुप सोच रहा है वैसा हम भी सोचने लगते हैं। And congratulations to all of you, we have finally completed chapter number 2. But before starting chapter 3, I would like to ask you people, आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने चैप्टर 1 घर पे करके देखा? चैप्टर 4 शुरू करने से पहले मैं आपसे आपका जानना चाहता हूं ओपिनियन अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द चैप्टर डन। आपको समझ आ गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने पिछली मुलाकात में जो चैप्टर 1 हुआ था वो घर पे करके देखा? करके देखा तो बहुत अच्छी बात है, टीचर्स डे का तोहफा दिया आपने मुझे। लेकिन अगर आपने नहीं करके देखा तो भाई आज चैप्टर 1 और 2 दोनों घर पे आप जरूर कर लें। इंस्टीट्यूट की किताब के क्वेश्चंस भी आपको घर पे करके देखने। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4. We are skipping chapter 3 that we'll do tomorrow. Now we have digital strategy. This chapter is something you people are all aware of. हाँ जी, डिजिटल स्ट्रैटेजी का चैप्टर। हाँ, बच्चे बता रहे हैं यस सर, किया था चैप्टर 1, उसके क्वेश्चन और फ्लैश कार्ड नोट्स भी बनाए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सबका चैप्टर नंबर 4 में। इसमें शायद 27 कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटा चैप्टर है। डिजिटल स्ट्रैटेजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, आई बिलीव आपको वो पहले से आते हैं। आज की तारीख में बच्चे को आईओटी नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट प्रेस, स्मार्ट गीजर, स्मार्ट कार, स्मार्टफोन, स्मार्ट चश्मा, सब कुछ स्मार्ट हो रहा है। आपको पता है, राइट? फेसबुक कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर बन सकता है आप लोगों के लिए विच इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू पीपल, जिसके बारे में लिखते हुए, जिसको याद करते हुए आपको ज्यादा लोड नहीं महसूस होगा, आपको ज्यादा समस्या नहीं महसूस होगी, राइट? तो कोशिश करिए, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें इस बात को कि आप जब डिजिटल स्ट्रैटेजी का चैप्टर पढ़ें तो आपको वो नहीं फील होएगा जो शायद चैप्टर 1 पढ़ते हुए फील हुआ। आपको कहीं भी अलग सा फील नहीं आएगा, आपको चैप्टर 4 पढ़ते हुए कंटेम्परेरी फील आएगी कि आपकी जनरेशन की चीजों की बात हो रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन बाइनरीज में 0 और 1 में रिप्रेजेंट करी जाती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री आपको बतानी है कि 1947 में ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद 1950 से 1970 के बीच में मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी मैकेनिकल से एनालॉग से डिजिटल हो गई। सरकारों ने 1970 में कंप्यूटर यूज करना शुरू करा और बहुत जगह पर्सनल कंप्यूटर घरों तक पहुंच गया। ठीक है, डिजिटल स्ट्रैटेजी को डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी भी कहा जा सकता है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हम अपनी लीडरशिप का इस्तेमाल करके, आईटी का इस्तेमाल करके, मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने लिए मैक्सिमाइज बिजनेस वैल्यू कर सकें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल स्ट्रैटेजी आर सेम और डिफरेंट? ऑब्वियसली डिफरेंट। ये सेम कैसे हो सकते हैं सर, आप बात समझो। डिजिटल स्ट्रैटेजी इज द डिसीजन दैट वी मेक टू गो टू द मार्केट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओवरहॉलिंग। हम अपने पूरे पेन एंड पेपर को कंप्यूटर्स पे शिफ्ट कर दें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, वो अलग है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस, हमारे ऑपरेशंस, हमारा बिजनेस डिजिटलाइज्ड हो जाए।
डिजिटल स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी नॉट कल्चर। आप याद करिए, डिजिटल स्ट्रैटेजी और ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों में फर्क। डिजिटल स्ट्रैटेजी जो है ये टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल कल्चर पे फोकस करता है। इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक भी है नीचे। व्हाट आर द 5 बेसिक क्वेश्चंस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? अगर आप अपने बिजनेस को मैनुअल से डिजिटल शिफ्ट करना चाहते हो तो सीधे शिफ्ट मत करो। पहले आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछो। पहला सवाल, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी आपका व्यापार बदल देगी? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगी? क्या उसको इंप्रूव करेगी? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके कस्टमर का टारगेट कस्टमर को चेंज कर देगी? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके कस्टमर को कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगी? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके एंटरप्राइज की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगी? क्या आपके कंपेटिटर से आप बेहतर परफॉर्म करने लगोगे? अगर आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब हाँ है, भाई आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, आपके प्रोडक्ट वैरायटीज बढ़ेंगे, आपके ऑपरेशंस में एफिशिएंसी आएगी, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, राइट? How can we use digital transformation for competitive advantage? See, when you use technology, you can solve customers' problem easily, easily, speedily, and in a simple manner, right? So you start getting customers advantage, customer patronage. What are the common elements? What are the common elements? कोई बात नहीं। What are the common elements of digital strategy? अब मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आए तो बच्चे जो है कॉमन एलिमेंट्स के नाम पर पता क्या लिखाते हैं पेपर में? कॉमन एलिमेंट मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोरा, यूट्यूब, गूगल एडसेंस, ये सब कुछ। अरे यार, ये सब एलिमेंट्स नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिजिटल स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स में पहला करना है, चूज अ लीडर हु विल डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। देयर मस्ट बी अ बॉस जिसको जाकर हम अप्रूवल्स ले सके। अटैक वर्सेस डिफेंड, आपको देखना है कि मार्केट में जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कंपेटिटर के मुकाबले आपको डिफेंसिव स्ट्रैटेजी रखनी है, चुपचाप अपना मार्केट बनाना है, या फिर अग्रेसिवली कंपेटिटर्स के सामने जाना है। मेजर्ड अप्रोच, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। फ्यूचर प्रूफ, ऐसा काम करना है जिससे आपको आगे भी प्रॉब्लम ना हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों, लेयर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करिए कि आज की तारीख में आपका सब कुछ मैनुअल है, सब कुछ मैनुअल है, और आप डिजिटल में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे जो यहां लिखा है। एक्टिविटीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एग्रीगेशन, मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, कंपोनेंट्स, इंटरफेस इंटीग्रेशन, एंड टू एंड प्रोसेसिंग, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आपको देखने से भारी शब्द लग रहे होंगे, लेकिन है इजी। What are disruptive technology? क्या होती है disruptive technology? That have the potential to change the market scenario. ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, किसी इंडस्ट्री का, किसी सेक्टर का सिचुएशन ही बदल जाए, राइट? डिसरप्टिव, डिसरप्टिव, राइट? जैसे वो स्मार्ट वॉच आई तो वॉच के मार्केट पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज बिग डेटा? Big data is any data which is huge in volume and growing exponentially. Number of calls people are making, number of emails people are sending to each other, right? Number of क्या कहते हैं, people approaching for internet on a particular website, number of web servers. This data is exponentially increasing. ठीक है, आइए हाँ जी दोस्तों, सो बिग डेटा का मतलब आपको समझ आया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता है। पहला, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा, वैरायटी में बहुत ज्यादा, वेलोसिटी मतलब स्पीड, कितनी जल्दी जल्दी वो इंक्रीज होता है,
और वेरिएबिलिटी मतलब कितनी जल्दी जल्दी वो बदलता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग? बिग डेटा प्रोसेसिंग के बेनिफिट देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि मार्केट में जो बिग डेटा अवेलेबल है आप उसे एनालाइज ही ना करें। लेकिन दूसरा तरीका ये भी तो है कि जब वो डेटा अवेलेबल है तो आप उसका एनालिसिस करें। आज की डेट में दोस्तों डेटा एनालिटिक्स और डेटा मैनेजमेंट के टूल्स मार्केट में बहुत 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 कामयाब हो रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेटा एनालिटिक्स पे कोर्सेज यूं ही थोड़ी निकाल रहे हैं। आईआईएम और आईआईटी जैसे लोग भी, आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स भी डेटा एनालिटिक्स के स्पेशलाइजेशन के साथ ये सब काम लाते हैं। सोचिए आप, आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट डेटा एनालिटिक्स पर कोर्स क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जो मार्केटिंग है, उसकी इनसाइट्स, उसकी इंटेलिजेंस हम कहां से निकाल पाएंगे? जब हम बिग डेटा को एनालाइज करेंगे। देखिए, आपको बाइंग बिहेवियर जानना है, आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझना है, आपको बाइंग पैटर्न समझना है, तो आप बिग डेटा एनालाइज कर पाएंगे। यू कैन यूटिलाइज इंटेलिजेंस, यू कैन इंप्रूव कस्टमर सर्विस। इजिली आपको अपने प्रोडक्ट का रिस्क पता चल जाएगा और आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी। हाँ जी दोस्तों, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट होस्टिंग सर्विसेज आप क्लाउड की ले सकते हैं। होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो भी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है वो, स्टोरेज ऑफ डेटा है वो, या ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है वो, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या ट्रांसमिशन, इस डेटा को आप क्लाउड पर इस्तेमाल कर सकते हो। सो एनीवेयर एक्सेस का आपको फायदा होगा। राइट दोस्तों? हाँ, हमारे कोर्स में भी है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। यस यस, करेक्ट। हाँ जी, दीज सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, और एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। अ क्लाउड कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। इनमें से किसी भी वर्ड को आपने घर पर कट नहीं करना है। जितने मैंने आपको दिए हैं उतने बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिल्कुल सही बात है। दर्शनी का एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप डेटा ये डिजिटल स्ट्रेटजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सही रहेगा। अच्छा आइडिया है, गुड गुड, वेरी गुड। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे, कॉस्ट कम रहती है, वर्कलोड और डेटा मोबिलिटी होती है, कहीं से भी एक्सेस आप कर सकते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, सारी रिकवरी हो जाती है क्योंकि फिजिकल एसेट डिस्ट्रॉय हो सकती है, वर्चुअल एसेट क्या डिस्ट्रॉय होगी। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लीकेज हो सकती है, कॉस्ट कभी कभी हाई हो जाती है, पता नहीं चलता, हमारे पास इतने एक्सपर्ट लोग नहीं है उसको समझ सकें, आईटी को मैनेज करना पड़ेगा, कंप्यूटर के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, कई सारे क्लाउड है तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, कभी क्लाउड की परफॉर्मेंस हाई जाती है, कभी लो जाती है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्राइवेट क्लाउड बनाना बहुत कॉस्टली है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्लाउड माइग्रेशन, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे डेटा शिफ्ट करना मुश्किल है। वेंडर लॉक इन का मतलब, मान लो हमने डील साइन कर ली एडब्ल्यूएस वालों से, अमेजन वेब सर्विसेज से, कि हम 5 साल तक उनका सर्वर यूज करेंगे। 2 साल बाद हम खुश नहीं रहे, हम शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे सर्वर पे, सर्वर पे शिफ्ट नहीं हो सकते, एडब्ल्यू के साथ हमारी डील है, तो ये वेंडर के साथ लॉक इन पीरियड हो जाता है हमारा। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मुझे नहीं लगता कि मतलब हमें इसको समझना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जाम के लिए आप इसके लेवल्स अच्छे से याद कर लीजिए। एक है नैरो एआई, एक है जनरल एआई, और एक है सुपर एआई। और आपको याद रखना है कि सुपर एआई इज नॉट प्रेजेंट ओपनली इन द मार्केट एट प्रेजेंट, ठीक है? इट्स नॉट प्रेजेंट ओपनली इन द मार्केट। नाउ वी हैव मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? सी, when a computer or a computer program automatically learns and imitates behavior just like of a human being, this is called machine learning. आपका एआई ना धीरे धीरे ट्रेन होता है, जैसे आप धीरे धीरे ट्रेन होते हो ना, वैसे आपका एआई भी धीरे धीरे ट्रेन होता है, वो मशीन लर्न कर लेती है, आपके पैटर्न को समझ लेती है।
आप आज की डेट में एआई को इस्तेमाल करते हुए कोई भी टूल पर काम करेंगे तो वो अगला काम प्रेडिक्ट कर लेगा कि अब आप ये करेंगे। आप एक सिंपल ईमेल भी लिखोगे ना, आप जीमेल को बोलो कि मुझे लीव एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो पूरी लिख देगा। ऐसा मत बोलो उसको, मैं कह रहा हूं आप लिखना शुरू करो, तो आगे के शब्द वो खुद ही प्रेडिक्शन देता है कि शायद आप ये लिखना चाह रहे हो। तो मशीन धीरे धीरे लर्न कर लेती है कि आप क्या करने जा रहे हो। व्हाट इज ब्लॉकचेन? सर प्लीज, ब्लॉकचेन के अंदर अपना जनरल ज्ञान नहीं चिपकाना है। ब्लॉकचेन को लेकर इतने ज्यादा आपको मिल जाएंगे गूगल पर, यूट्यूब पर वीडियोस, इंटरनेट पर कंटेंट, इतना ज्यादा कि बालक को यही नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या नहीं। आपको याद करना है ये एक शेयर इम्यूटेबल लेजर है, मतलब जिसमें ये कॉपी नहीं हो सकता। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड ट्रैकिंग एसेट्स इन अ बिजनेस नेटवर्क। ये लाइन आपने ध्यान रखनी है। और अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट हुई तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? सो ब्लॉकचेन इज व्हाट? इट्स अ शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर that facilitate the process of recording transactions and tracking the assets in a business network। यही लाइन पेपर में लिख कर आनी है आपको, कुछ भी और लिख कर नहीं आना है। ठीक है? What are the important components of blockchain? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इम्यूटेबल है, आप कॉपी नहीं कर सकते, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ही जाता है। फायदे हैं ट्रस्ट, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी। व्हाट इज आरबीए? आजकल आपको पता है बड़े बड़े अस्पतालों में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जो आपकी कार चलती है, ड्राइवरलेस कार या ड्राइवरलेस ट्रेन, वो इसी से चलती हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज बीइंग यूज्ड इन ड्राइवरलेस मेट्रो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज यूज्ड इन अ ड्राइवरलेस कार, robotic process automation is used in the operation where the doctors are just watching what is happening and robot are doing operations. See, you follow instructions, you give the instructions or command to a robot or bot, वो बिल्कुल वैसे जैसे इंसान काम करता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस करता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? टाइम कम लगता है, फ्लेक्सिबल है, एक्यूरेट है, मोरल एम्प्लॉय का बढ़ जाता है, और डेटा अच्छे से कैप्चर होता है। व्हाट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स? डिजिटलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स से एक एक इंच मेजर हो जाता है, बॉल कहां गई, वो आउट है कि नहीं है। क्रिकेट की पिच पर इतना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगा कि अब कोई झगड़ा ही नहीं है इस बात का कि बंदा आउट हुआ वाकई में कि नहीं हुआ, बॉल बाउंड्री टच करी कि नहीं करी। टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ लार्जर रोल देन एवर इन द लाइफ ऑफ डाई हार्ड फैन एंड फॉलोअर्स, opening the way for a sports organization to create innovative customer experiences, right? वर्चुअल रियलिटी होती है, उसी की तरह आप ऑगमेंटेड रियलिटी देख सकते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यहां दूर बैठे हो लेकिन आप क्रिकेट की पिच पर ही हो। व्हाट इज आईओटी? आईओटी का मतलब समझो आप पहले। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो हमारे एवरीडे यूसेज की चीजें हैं, एवरीडे यूसेज की चीजें, उसमें इंटरनेट और उसमें एआई का इस्तेमाल करके हमको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट इन्वर्टर, सब कुछ तो स्मार्ट हो रहा है। तो वो स्मार्ट हो रहा है का क्या मतलब है? दैट कैन गिव यू service delivery in a better manner, that can do thousands of tasks that the general thing cannot do. Correct? क्लियर हुआ आपको? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें सेंसर्स लगे होंगे, जिसमें आप कमांड दे सकते हैं। करेक्ट? अनंत देव शर्मा पूछ रहे हैं ई स्पोर्ट्स एथलीट, हाँ इसी में आएगा। करेक्ट। अब देखो स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट पार्किंग, मेडिकल फ्रिजेस, ये सब कुछ के अंदर कंप्यूटर कंट्रोल्ड और एआई कंट्रोल्ड और सेंसर कंट्रोल्ड इक्विपमेंट फिट है। वो खुद टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। स्मार्ट फ्रिज जो है, स्मार्ट लाइटिंग खुद अपने आप ऑन ऑफ हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब कुछ जो है आईओटी के उदाहरण है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आईओटी के एग्जांपल्स हैं स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट पार्किंग और मेडिकल फ्रिजेस। Now we have the question called types of digital marketing strategies, and this is very contemporary. This is contemporary मतलब ये वो strategy है
जो हमको नजर आती होगी, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे, आजकल तो उस पर बहुत स्पॉन्सर्ड चीजें चलती हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अब तो सरकारें, कर्नाटका सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रही है टू मार्केट द गवर्नमेंट स्कीम्स। ईमेल मार्केटिंग, हम ईमेल कैंपेन्स चलाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में हम वी डिलीवर कंटेंट व्हिच इज यूजफुल टू द अदर पर्सन। Search engine optimization में we ensure that the website remains located at a particular position, at a prominent position. Pay per click is the number of clicks that people make on a particular website. You need to pay for that. Affiliate marketing is influencers and other people are doing affiliate marketing. Mobile marketing is wherein you are watching the mobile, the advertisement comes in, push ads होते हैं, push messages होते हैं. So these are the different types. मैं एक बात आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूं कि मैंने जो ये नोट्स हैं, दीज आर ओनली द समरी नोट्स, लेकिन इसी किताब का डिटेल्ड वर्जन भी मैंने लिखा हुआ है। आप मेरी डिटेल्ड किताब coceducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। कल हम उसका लिंक हमारे क्लास में नीचे शेयर करवा देंगे, तो आपको और आसानी रहेगी ढूंढने के लिए। तो बच्चा जिसको डिटेल्ड पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकता है, या फिर इसी पॉइंट्स को एग्जाम में इलेबोरेट कर सकता है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर हो, इस बात की 100% अश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। मैंने कोई टॉपिक मिस नहीं किया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा के देखते हैं और फिर उसमें उन्हें पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन तो सर ने नहीं कराया। तो सर, जो क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस की किताब के टॉपिक्स का था, जो नए सिलेबस में अब नहीं रहा, उसको कराने से का क्या मतलब है? सपोज करिए एंस ऑफ मैट्रिक्स करके एक मॉडल होता है, वो नए सिलेबस में एंस ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, तो मैं एंस ऑफ मैट्रिक्स क्यों कराऊं? तो जब आप पुराने कोर्स की किताबें पढ़ें, जब आप पुराने कोर्स की किताबें देखें, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखें, तो आप उसमें छांट लें कि न्यू सिलेबस वाले ही करिए केवल, ठीक है? ओल्ड सिलेबस वाले क्वेश्चन अब देखने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने चैप्टर 2 और 4 कर लिया। कल अंतिम मुलाकात हमारी इस सीरीज की होगी, हमारे फास्ट ट्रैक सेशन का आखिरी चैप्टर एसएम का। कल शाम 5 बजे मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।